राहुल गांधी के हिंसक हिंदू वाले बयान पर संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने विरोध जताया तो साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया है कि तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आज शाम 4 बजे होगा और इस दौरान वो राहुल गांधी के एक आरोप का जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में भाषण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। ये मौजूदा संसद सत्र के दौरान एनडीए की पहली बैठक थी और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को राहुल गांधी की तरह बर्ताव न करने और संसदीय नियमों की परंपराओं के खिलाफ न जाने की सलाह दी है। और इस बीच लोकसभा में राहुल गांधी के दिए गए बयान के कई हिस्सों को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। आज का दिन इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग रहने जा रहा है। कल राहुल गांधी के एक बयान के बाद जिस तरीके से संग्राम मचा, सड़क से लेकर संसद तक लगातार आपने इसके कई सारी तस्वीरें देखी, विरोध भी देखा, वो काउंटर भी देखा जो कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किया। और आज प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे और कल राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए तमाम बातों पर बिंदुवार जवाब देंगे, तो ये आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब से थोड़ी देर पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया। इसकी जानकारी आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। कांग्रेस के एमपी जैसे कल उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये हम सब के लिए सीख है। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्यवाही शुरू हो चुकी है। Honorable Speaker, sir, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Sir, maiden business sir. Item number 4, Sri Ram Das Atawale. I beg to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 4 of today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Sri Ramnath Thakur. अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। Item number 6, Sri Arjun Ram Meghwal. कल राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था? मोदी और सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्रियों ने कैसे राहुल गांधी का फैक्ट चेक किया? राहुल गांधी के बयानों पर बाहर क्यों हंगामा हो रहा है? धर्मगुरुओं ने राहुल गांधी के भाषण पर क्यों आपत्ति जताई है? ये सब आप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख रहे हैं वो बयान जो संसद की कार्यवाही से एक्सपंज किए गए। ये वो बयान है जो अलग अलग वक्त पर, यानी कि अपने 100 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने इन बयानों को दिया, उसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 कहते हैं। इस बयान को एक्सपंज कर दिया गया है। उन्होंने बाकायदा बीजेपी को, आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते, इस तरीके के बयानों को भी एक्सपंज किया गया। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रही हैं क्योंकि तीर सीधा जाकर दिल पर लगा है। देखो, अब ये चुप हो गए हैं। देखिए कैसे सब चुप हो गए हैं। इस तरीके के कमेंट किए गए जिसे एक्सपंज कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है। इस बयान को भी एक्सपंज कर दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा की बात करती है। इस बयान को भी संसद की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया गया है। हालांकि ये संसद की कार्यवाही से तो एक्सपंज कर दिए गए हैं, चाहे अडानी की बात की जाए, अंबानी की बात की जाए। हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए आप। राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं इधर भी भाई। मोदी जी की दुनिया में
सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। ऑथेंटिकेट करने को कहा है। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की दुनिया में बयान एक्सपंज किए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई छिपती नहीं। क्या संविधान के अनुरूप चलने वाली संसद को वो नरेंद्र मोदी की दुनिया कहते हैं? जहां राहुल गांधी को उनके पार्टी के 90 सांसदों को जिताकर जनता ने अंदर भेजा, क्या वो संसद केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया है? ये सवाल राहुल गांधी से जरूर पूछा जाना चाहिए। एक बार फिर आपको बताते हैं राहुल गांधी ने आज क्या कहा। देखिए अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए आप। अरे राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी अरे बोल रहे हैं इधर भी भाई। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। देखिए अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए आप। अरे राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी अरे बोल रहे हैं इधर भी भाई। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। देखिए राहुल गांधी ने कल संसद में कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, वो असत्य कहते हैं। यानी कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह दिया था। भले ही बाद में जब नरेंद्र मोदी के द्वारा काउंटर किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि आप पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, ये गंभीर विषय है, तब उन्होंने अपने बयान को रेक्टिफाई करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज नहीं हो सकते, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकती, या आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकता। यही बात राहुल गांधी अपने पहले वक्तव्य में कह सकते थे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह उठे थे कल भी सदन में और उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपने स्पीच में कहा है कि जो खुद को हिंदू होने की बात करते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी ने हालांकि ये कहा कि सच्चाई दबाई जा रही है, बयान को काट छाट करके दिखाया जा रहा है और सच्चाई दबाने की कोशिश हो रही है। कल लोकसभा में राहुल गांधी अपने भाषण में ऐसी कई सारी गलतियां कर गए जिस पर बहुत बवाल मचा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा। इस्लाम धर्म को लेकर उन्होंने दावा किया कि दुआ में जब हाथ यूं उठता है तब उस हाथ में भी अभय मुद्रा दिखाई देती है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर अग्निवीर योजना लागू की गई। हालांकि इसके लिए उन्होंने क्या फैक्ट्स रखे, क्या तथ्य प्रस्तुत किए, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट सामने नहीं रखा। अग्निवीर शहीदों को लेकर भी उन्होंने एक गलत तथ्य रखा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर शहीदों को मुआवजा नहीं दिया जाता, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे काउंटर किया। उन्होंने खड़े होते हुए इसे खारिज किया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसदों को मैं बधाई और
शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूं कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आज़ादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने
तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं। और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए कब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान 2 हफ्ते का वचन जो दिया था, कहां दिया था? अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई 2 लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था
कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी और न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृत काल की बात करने वाले जनता का जागरण काल आ गया है, आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं। इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया।
जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगे गया एक गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसा ही का वैसा है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावरलूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे। खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गांव की तस्वीर ये है। जो गांव कभी गोद लिया गया था उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है। जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है। अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं।
मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में हैं। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़े पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं, बहुत नौकरी छीनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है, न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं
तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है, और पिछले 10 साल में जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा। और शासन के आधार पर संविधान होगा। वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा। और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतज़ाम होगा। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें जिताई, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो वो सरकारी भाषण ना हो, सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री संतोष पांडे। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब अपनी बात रखी तो उन्होंने ओपीएस का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने काशी का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने अयोध्या का भी मुद्दा उठाया, आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बात की। और बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अगर मैं 80 सीट भी जीत लूं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये तो बात हुई आज अखिलेश यादव के भाषण की, लेकिन कल राहुल गांधी 100 मिनट बोले, अखिलेश यादव करीब 40 मिनट बोले। नरेंद्र मोदी ने सबकी बातों को नोट कर लिया है और शाम करीब 4 बजे आज नरेंद्र मोदी सबका कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने वाले हैं। हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है। और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। और सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम सदन का नियम
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाएं और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो बड़ी बात यह है और मोटी बात यह है कि एनडीए के सांसदों को एक डायरेक्शन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और डायरेक्शन यह है कि भले ही राहुल गांधी का आचरण जो भी रहा हो, लेकिन एनडीए के सांसदों का आचरण मर्यादित रहना चाहिए। नौकरी ना देनी पड़े इसलिए पेपर लीक कराए गए, आज अखिलेश यादव ने यह बात कही। यह पॉइंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट कर लिया है। जहां तक काशी की बात है, गंगा मां की बात है, गंगा जल की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काशी से सांसद हैं, इसलिए आज जो अखिलेश यादव ने भी कहा, काशी को लेकर कहा, क्योटो को लेकर कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी अपनी बात जरूर रखेंगे। बात राहुल गांधी की भी, जिन्होंने कल संसद में कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की भी बात कही। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के हिंदू धर्म के बारे में समझ को लेकर सवाल खड़े किए। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदुत्व को लेकर यह बयान नहीं दिया था, पूरे हिंदू समाज को लेकर बयान नहीं था। राहुल के बयान पर मचे घमासान पर अवधेश प्रसाद से बात की इंडिया टीवी संवाददाता ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए फैजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद हैं। सर, राहुल गांधी ने कल सदन में आपकी तारीफ भी की, आपका हाथ भी पकड़ा, लेकिन एक सवाल है कि जो उन्होंने भाषण दिया था उसके कुछ हिस्सों को हटा दिया गया संसद की तरफ से। ऐसा है, राहुल गांधी जी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में और जो अयोध्या में हेरोडम बनने में जिस तरह से लोगों की जमीनों को छीना गया या उसका मुआवजा नहीं दिया गया, ये तमाम बातों का उद्धरण किया और भारतीय जनता पार्टी का प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम जो धरती है अयोध्या, वहां पर 54 फैजाबाद वो जनपद में लोकसभा की सीट है, जहां पर वहां की देवतुल्य जनता ने मुझ पर विश्वास करके जिताने का काम किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण का जवाब देते हुए कहा कि हिंदू समाज को लेकर ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, नॉट एज सच। देखिए, उनका जो कहने का मतलब था कि इंटायर हिंदू समाज के लिए कोई कमेंट नहीं था। इंटायर समझ रहे हैं, समूचे हिंदू समाज के लिए नहीं है। क्या अवधेश प्रसाद हिंदू नहीं है? क्या जो भारतीय जनता पार्टी में होगा वही हिंदू होगा? हिंदुओं को हिंसक बताकर राहुल गांधी अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी के बयान के समर्थन में कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी से रिएक्शंस आ रहे हैं। अंबेडकर नगर से समाजवादी सांसद एलजी वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का हमला बीजेपी पर था, हिंदुत्व पर नहीं। सवाल ये है कि कल सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, राहुल गांधी ने हिंदू समाज को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, कई बयान आए। अब सदन ने उनके भाषणों के कुछ हिस्सों को हटा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? इस सदन में राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को इस बात को कहा कि हिंदू समाज बहुत धैर्यवान है और वो किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकता। उन्होंने शिव जी का तस्वीर दिखाकर उनकी मुद्रा को इस तरह से दिखाते हुए इस बात को कहा कि हिंदू समाज या सारे धर्म के समाज, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म के लोग अहिंसक हैं और हिंसा पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो है
वो अपने को हिंदू के नाम पर करके और वो हिंसा फैलाने का काम करती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रमण करने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी इन तमाम बातों पर खुलकर अपनी बात रखेंगे। बीजेपी की तमाम घेराबंदी के बावजूद राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कल हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने बात की शुरुआत तो ईडी की पूछताछ से की थी, लेकिन फिर वो हिंदू धर्म पर आए। उन्होंने सिख धर्म की बात कर दी। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनको ललकारा। आज प्रधानमंत्री हिंदू धर्म पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर तो जवाब देंगे ही, लेकिन वो तमाम मुद्दे जो इस भाषण के दौरान उठाए गए, फिर चाहे वो अग्निवीर योजना को लेकर सीधा सीधा टारगेट नरेंद्र मोदी पर कि ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड था, ये सेना का आइडिया नहीं था। बीजेपी की इन तमाम घेराबंदी के बावजूद राहुल गांधी कल लगातार फ्रंट फुट पर बोलते रहे और राहुल गांधी आज भी जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि सत्य को काट छाट कर दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर राहुल गांधी पर संसद के अंदर ही और संसद के बाहर भी जोरदार हमले हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका भाई हिंदू धर्म का अपमान कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें। जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है।